ये कहानी एक ऐसे स्कूल टीचर नुएनो की है जो बाहर से जितना साधारण दिखता है अंदर से उतना ही रहस्यमय और शक्तिशाली है। उसके बाएं हाथ में एक डीमन एनर्जी सील है और वो कोई साधारण या कमजोर इंसान नहीं बल्कि नर्क का एक दूत है जो न्याय के लिए लड़ता है। और उसका मिशन है हर उस दुष्ट आत्मा को नष्ट करना जो इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। कहानी की शुरुआत जापान में एक छोटे शहर से होती है जहाँ पर रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी थी। स्कूल के कई छात्रों के साथ अजीब हादसे होने लगे थे और जल्द ही पता चलता है कि ये सब किसी बुरी आत्मा की वजह से हो रहा है। नुएनो इस रहस्य की तह तक जाता और खोज करता है कि पूरे शहर की इन और यांग एनर्जीज में असंतुलन आ गया है, जिसकी वजह से ये स्थान एक रहस्यमय स्पिरिचुअल मैग्नेटिक फील्ड में तब्दील हो चुका है और इस असंतुलन के चलते अब लोग रात में आत्माओं को देख सकते हैं। नुएनो को अंदेशा है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो ये शहर एक ट्वाइलाइट जोन में प्रवेश कर जाएगा, एक ऐसा खतरनाक आयाम जो आत्मिक दुनिया के अत्यधिक करीब है और जहां से वापस लौटना लगभग असंभव होता है। शहर के स्कूल का प्रिंसिपल इस खतरे को गंभीरता से लेता है और वो नुएनो से अनुरोध करता है कि वो स्कूल में बतौर शिक्षक शामिल हो जाए क्योंकि उसके पास अद्भुत मानसिक शक्तियां होती है। प्रिंसिपल को उम्मीद होती है कि वो बच्चों की रक्षा कर सकेगा। थोड़े ही समय में नुएनो स्कूल ज्वाइन कर लेता है और उसकी पहली क्लास का दिन आता है। 5वीं कक्षा के क्लासरूम के सामने कात्सुया नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर स्मार्टफोन पर बात कर रहा होता है। उसका दोस्त मकोटो उसे सावधान करता है कि फोन छुपा ले वरना टीचर नाराज हो सकता है। वहीं दूसरी ओर मिकी जो खुद भी फोन चला रही होती है कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अभी तक टीचर आया ही नहीं है। कात्सुया क्लासरूम के दूसरे कोने में खड़े हिरोशी को देखता और उसे पुकारता है लेकिन हिरोशी कोई जवाब नहीं देता। तब मिकी बताती है कि कात्सुया और हिरोशी के बीच कुछ अनबन हो गई है और अब वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। वो कात्सुया को सलाह देती है कि वो सुलह कर ले लेकिन कात्सुया को लगता है कि गलती उसकी नहीं थी। तभी कियोको सीन में आती है और हिरोशी से पूछती है कि वो इतना चुपचाप क्यों है। वो हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देता है कि क्या वो नया क्लासमेट बनकर कूल दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिरोशी कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप दूसरी ओर खेलने लगता है, जिससे कियोको थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है कि अब जब वो फिर से एक ही क्लास में है तो उसे अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। कात्सुया देखता है कि कियोको नाराज होने वाली है, इसलिए वो बीच में दखल देता है और बात बदलने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि किसी को कुछ पता है कि उनका नया होमरूम टीचर कैसा है। मिकी कहती है कि उसने उन्हें ओपनिंग सेरेमनी में देखा था और कियोको कहती है कि वो पहले से उन्हें जानती है क्योंकि वो कभी उसके पड़ोस में रहा करते थे। ये सुनकर मिकी उत्साहित हो जाती है और पूछती है कि क्या वो आदमी सिर्फ अच्छे दिखते हैं या अच्छे इंसान भी हैं। कियोको कहती है कि वो सिर्फ अच्छे इंसान नहीं बल्कि रहस्यमयी सुपर पावर वाले इंसान भी हैं। वो साफ तौर पर नियोनो की बात कर रही होती है लेकिन क्लास में कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे झूठा कहता है। कियोको अपनी बात को साबित करने की कोशिश करती है और लगभग ये कह देती है कि नियोनो आत्माओं को शुद्धिकरण कर सकते हैं। यह सुनकर हिरोशी भी उसकी बातें सुनने लगता है लेकिन किसी को विश्वास हो ना हो कुछ ही देर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। स्कूल की हॉलवे की लाइट्स बंद हो जाती है और नुएनो वियर्ड सी मंत्रोच्चारण करते हुए क्लासरूम की ओर आता है। वो अपने साइकिक पावर के साथ स्कूल में एंटर करता है और ऐसा लगता है कि वो स्कूल को आत्माओं से बचाने के लिए शुद्धिकरण कर रहा है। लेकिन वहाँ का सारा माहौल तब बहुत फनी हो जाता है जब उसकी फोन की प्लेलिस्ट बदल जाती है और पता चलता है कि वो मंत्र नहीं बल्कि कोई गाना चल रहा था। उसकी चारों ओर चमकते हुए स्पिरिट्स बॉल्स भी नकली होते हैं जिससे वो सबको एक हारे हुए और मजाकिया इंसान की तरह लगता है। फिर भी यहाँ पर नुएनो अपना क्लास शुरू करता और खुद को छात्रों से परिचित करवाता है। मिकी हाथ उठाकर पूछती है कि क्या उसके पास सच में कोई खास ताकत है। नुएनो कुछ छुपाता नहीं, इसीलिए वो सभी छात्रों को सीढ़ियों के पास ले जाता है जहाँ दीवार पर कुछ पोस्टर्स लगे थे ताकि वो उन्हें दिखा सके कि वो एक असली मानसिक शक्तियों वाला व्यक्ति है। असल में नुएनो ने सुना था कि इन पोर्ट्रेट्स में से एक की आंखें रात में हिलती है और उसे शक है कि कोई आत्मा उस पोर्ट्रेट का शिकार बना रही है और वहाँ पर वो अपना गूफी स्टाइल एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है। वो पोर्ट्रेट्स पर नमक फेंकता है। मिकी को लगता है कि ये आदमी बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है और अब कियोको को भी खुद पर शक होने लगता है कि कहीं वो गलत तो नहीं थी। इसी बीच एक महिला टीचर रित्सुको वहाँ पर पहुँचती है ये देखने के लिए कि वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। वो देखती है कि नुएनो दीवार पर नमक छिड़क रहा है। रित्सुको को देखकर नुएनो अचानक उसकी ओर इशारा करता और कहता है कि उसके आसपास कोई आत्माएं हैं। यह सुनकर रित्सुको डर जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है ये कहते हुए कि वो उस पर ऐसा घटिया मजाक क्यों कर रहा है। अब छात्र उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसी वक्त हिरोशी एक एक्सोर्सिज्म बुक उठा लेती है जो रित्सुको के थप्पड़ मारने से नुएनो के हाथ से गिर गई थी। वो एक दर्दनाक याद में चला जाता है जिसमें वो किसी एक्सॉर्सिस्ट द्वारा बंदी बनाया गया था और शायद उसके पिता को भी उसी हादसे में चोट लगी थी। हिरोशी गुस्से में चिल्लाता और कहता है कि नुएनो बच्चों को बेवकूफ समझकर उन पर यह सब नकली एक्सोर्सिज्म क्यों कर रहा है।
क्योको उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नुएनो खुद ही जवाब देता है और हिरोशी से कहता है कि अगर वो उस पर विश्वास नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। नुएनो को नहीं पता होता है कि हिरोशी के दिल में क्या चल रहा है, इसीलिए वो उसे दिलासा देने के लिए उसके सिर पर हाथ रखता है, जो हिरोशी की पुरानी दर्दनाक घटना से मेल खाता था। हिरोशी गुस्से में आ जाता और नुएनो को मुक्का मारने के लिए झपटता है, लेकिन वो आसानी से उसका मुक्का रोक लेता और सोचता है कि ये बच्चा किसी और गहरे दर्द से भी गुजर रहा है। बाद में दोपहर में लड़के सॉकर प्रैक्टिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर नुएनो हॉन्टेड पोर्ट्रेट के पास प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल देखता है कि नुएनो परेशान है, तो वो बताता है कि उसे छात्रों का भरोसा जीतने में परेशानी हो रही है। वो जानता है कि इसमें वक्त लगेगा और इसका इरादा है कि पहले वो भरोसा बनाए और उसके बाद ही वो अपने एक्सोर्सिज्म पर ध्यान देगा। प्रिंसिपल फिर से उसे याद दिलाता है कि उसे बच्चों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए और नुएनो वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। सॉकर फील्ड में हिरोशी को बाकी छात्रों का व्यवहार अजीब लगता है, जैसे वो किसी तरह के भ्रम में हो, और खुद को बचाने की कोशिश में वो एक लड़के को मुक्का मार देता है। बाद में हिरोशी अस्पताल में अपने पिता से मिलने जाता है, जिनकी झलक हमें पहले फ्लैशबैक में मिली थी। हिरोशी उनके सर के चोट के लिए माफी मांगता है, जिससे पता चलता है कि ये चोट उसी की वजह से लगी थी, लेकिन उसके पिता उसे चिंता ना करने को कहते हैं और बात बदलकर सॉकर प्रैक्टिस के बारे में पूछते हैं। तो हिरोशी झूठ बोल देता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके पिता उसे गले लगाते हैं और मुश्किल वक्त में उसका हौसला बढ़ाते हैं। अस्पताल से निकलने के बाद हिरोशी घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में कियोको और मिकी उसे देखते हैं। कियोको उसे आवाज देने वाली होती है, लेकिन मिकी कहती है कि ऐसा मत करो, शायद वो गुस्से में है। आखिर उसे सॉकर टीम से निकाल जो दिया गया है। लेकिन यही बात कियोको को और भी अधिक प्रेरित करती है कि वो हिरोशी को समझाए। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, उसे हिरोशी के सिर के पास दो भयानक डीमन सा आई दिखाई देते हैं, जो उसकी ओर घूर रही होती है। वो डर जाती है और भागकर नुएनो को जाकर सब कुछ बताती है। नुएनो उसे भरोसा देता है कि वो इस स्थिति को संभाल लेगा। थोड़ी देर में नुएनो रेस्ट रूम में हिरोशी के पीछे पहुंचता है और वो एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को शुरू करता है। और वो हिरोशी से पूछता है कि क्या वो कुछ दिनों से गुस्से में है। वो वादा करता है कि वो उसकी सारी बातें सुनेगा। नुएनो एक क्रिस्टल बॉल निकालता है, लेकिन परेशान हिरोशी वो बॉल उसके हाथ से छीन लेता है और नुएनो को सिर पर दे मारता है। और यहाँ पर हिरोशी को इसका कोई पछतावा भी नहीं होता और वो साफ कह देता है कि वो दोबारा कभी उसके पास ना आए। बाद में क्लासरूम में नुएनो बच्चों को आज उनके टैबलेट का इस्तेमाल करना सिखाने वाला था, तो यहाँ पर वो हिरोशी को वॉलंटियर के तौर पर चुनता है ताकि वो क्लास के बच्चों को टैबलेट का इस्तेमाल करना सिखा सके। लेकिन जैसे ही हिरोशी उसे गुस्से में घूरता है, नुएनो एक कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि वो माहौल को खराब करना नहीं चाहता था। हिरोशी ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और अपने टैबलेट पर स्क्रॉल करने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर से हेलुसिनेशन शुरू हो जाता है। इस बार वो देखता है कि उसकी अपनी आंखें बदलकर दर्जनों डीमन की आंखें जैसी हो गई है, जो कि हर दिशा में घूरती डरावनी काली आंखें लग रही थी। कियोको मजाकिया अंदाज में हिरोशी से पूछती है कि क्या उसे टैबलेट चलाना नहीं आता, लेकिन हिरोशी इस बार पूरी तरह भड़क जाता है। वो अचानक कियोको को जोर से धक्का दे देता है, जिससे उसका सर पास की दीवार से जाकर टकरा जाता है और वहां से खून बहने लगता है। ये देखकर हिरोशी चौंक जाता और घबरा जाता है। वो कहता है कि ये दूसरी बार है जब उसने किसी को इस तरह से चोट पहुंचाई है, और ये बात इशारा करता है कि पहली बार वो अपने पिता को चोट पहुंचा चुका है। यहाँ पर नुएनो तुरंत ही स्थिति को संभालता है और वो हिरोशी के साथ मिलकर कियोको को अस्पताल ले जाता है, जहाँ पे उसका इलाज किया जाता है और सौभाग्य से चोट गंभीर नहीं होती। कुछ स्टिचेस के बाद कियोको वापस चलने लगती है। वो हिरोशी से मिलती है और उस पर कोई गुस्सा नहीं दिखाती, लेकिन हिरोशी फिर भी उससे माफी मांगता है। तभी नुएनो बीच में आता और हिरोशी से खुद माफी मांगता है और उस पूरी घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। लेकिन इस हादसे की गंभीरता को समझते हुए नुएनो हिरोशी को वहां से दूर एक शांत जगह पर ले जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर टेनेमो, जो हिरोशी के पिता का इलाज कर रहा है, वो अस्पताल की खिड़की से चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। नुएनो हिरोशी को शहर के बाहर एक लोकल पार्क में लेकर जाता है। वहाँ उन्हें एक महिला मिलती है जो अपने नवजात बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। वो बच्चा लगातार रो रहा होता है, तो नुएनो महिला की मदद करता है और अपने साइकिक पावर्स का यूज करके बच्चे के शरीर से एक स्पिरिट वॉर्म खींच निकालता है। और जैसे ही वो कीड़ा बाहर आता है, बच्चा तुरंत ही शांत हो जाता है। इसके बाद नुएनो फिर हिरोशी के पास लौटता और उसे वो कीड़ा दिखाता है, जिसे टैंट्रम वॉर्म कहा जाता है। कियोको, जो दूर से उन्हें देख रही होती है, ये सब नोटिस करती है। नुएनो समझाता है कि जब ये टैंट्रम वॉर्म किसी के शरीर में प्रवेश करता है, तो वो व्यक्ति अत्यधिक चिड़चिड़ा, गुस्सैला और अस्थिर हो जाता है, और यदि समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो ये कीड़ा एक भयंकर योकाई में बदल जाता है, जिसे लोकल भाषा में 99 लेग्ड बग योकाई कहा जाता है। नुएनो को पूरा विश्वास होता है कि यही योकाई हिरोशी के अंदर भी है, और इसी कारण से वो इतने समय से गुस्से और हिंसक व्यवहार कर रहा है। लेकिन तभी हिरोशी के शरीर के अंदर का योकाई सचमुच खुद को खतरे में पाकर जाग जाता है और उसका पूरा नियंत्रण लेने की कोशिश करने लगता है।
वो स्पिरिट वॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेता और हिरोशी को पूरी तरह मैनिपुलेट कर लेता है। और तभी अचानक हिरोशी नुएनो को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो उड़कर पास के पेड़ से जाकर टकराता है। यहाँ पर हिरोशी अब भी अपने पहले वाले एक्सोर्सिज्म के ट्रॉमा में जकड़ा हुआ था। वो वहां से भाग जाता और जाकर एक पुल के नीचे छुप जाता है, जहाँ वो खुद को पीटता है, जमीन पर घूंसे मारता और अपने गुस्से को बाहर निकालता है। क्योको जो साफ तौर पर भोली और निडर है, उसे अकेले ही फॉलो करती है और देखती है कि हिरोशी अब पूरी तरह से योकाई के कंट्रोल में है। हिरोशी क्योको को देखकर चिढ़ जाता है। उसके चेहरे पर काली लकीरें, आंख लाल और शरीर से डरावनी ऊर्जा निकलती है। वो क्योको को भागने नहीं देता और उसका गला दबाने लगता है। क्योको यहाँ पर बुरी तरह से डर जाती है और छटपटाने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा जादुई कागज हिरोशी को चारों तरफ से घेर लेता है और उसमें से एक शक्तिशाली लाइट निकलती है जो योकाई को एक्सरसाइज करने लगती है। क्योको छूट जाती है और पीछे हटती है। नुएनो सामने आता है और उसका चेहरा बहुत ही गंभीर था। वो कहता है कि यही है उसकी असली साइकिक पावर। वो हिरोशी को गले लगाता है ताकि उसे शांत कर सके। फिर वो अपने बाएं हाथ में सील्ड डीमन को बुलाता है और उससे ताकत मांगता है ताकि वो हिरोशी के अंदर के योकाई को जड़ से खत्म कर सके। वो हिरोशी से कहता है कि वो उस पर भरोसा रखे, वो उसे कोई नुकसान नहीं होने देगा। फिर नुएनो अपनी डीमन हैंड से हिरोशी को एक जोर का पंच करता है और उस घूसे के साथ ही योकाई हिरोशी के शरीर से लिटरली बाहर आ जाता है। अब वो योकाई अपने असली भयानक कीड़े जैसी शक्ल में आता है। लंबे पतले पैर और जहरीली त्वचा और डरावनी आंखें। वो फिर से हिरोशी के शरीर में वापस से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन नुएनो तेजी से सोचता और हिरोशी को एक तरफ धक्का देकर खुद से योकाई का सामना करता है। योकाई नुएनो के शरीर में घुस जाता है, लेकिन यही चाल उस पर उल्टी पड़ती है। अंदर पहुंचते ही नुएनो अपने डीमन हैंड का इस्तेमाल करता है और योकाई को अंदर से टुकड़ों में काट देता है और सिर्फ कुछ ही पलों में वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। और जैसे ही वो घिनौना कीड़ा तड़प तड़प कर मरता है, वहाँ का माहौल पूरा सामान्य हो जाता है। नुएनो अपने दोनों स्टूडेंट्स हिरोशी और क्योको की हालत देखता है। हिरोशी रोता हुआ नुएनो से माफी मांगता और कहता है कि उसने बहुत परेशानी खड़ी की, लेकिन नुएनो उसे गले लगा लेता और कहता है कि ये उसके टीचर वाली जिम्मेदारी थी। वो हिरोशी के सर पर हाथ रखता और कहता है कि वो उसके सबसे प्यारे छात्रों में से एक है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसका डीमन हैंड अभी भी एक्टिव था, जिससे हिरोशी थोड़ा डर गया था। उसी समय डॉक्टर टेमेमो तेजी से दौड़ता हुआ आता और बिना कोई चेतावनी दिए नुएनो पर हमला करता है। नुएनो इस अचानक वार से बेहोश हो गया था। टेमेमो इस मौके का फायदा उठाता है और वो हिरोशी को पकड़ लेता और उसका गला दबाने लगता है। वो बिल्कुल पागलों की तरह हंसता और कहता है कि आज की रात तो मजेदार होने वाली है। हिरोशी सदमे में होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि टेमेमो जो एक डॉक्टर है, अचानक ऐसा हिंसक और खतरनाक रूप ले लेगा। क्योको वहाँ पर धीरे धीरे उठती है और टेमेमो से हिरोशी को छोड़ने के लिए कहती है। टेमेमो उसकी ओर देखता है और कहता है कि वो तुम उसकी दोस्त हो, तब तो और भी अच्छा है। वो कहता है कि उसने हिरोशी के साथ एक डील की है और वो नहीं चाहता कि कोई उसमें हस्तक्षेप करे। नुएनो जो कि जमीन पर गिरा पड़ा था, धीरे धीरे होश में आता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, टेमेमो क्योको को इतनी जोर से लात मारता है कि वो हवा में उड़ जाती है और दूर जाकर गिरती है। लेकिन शुक्र है कि नुएनो सही समय पर खुद को संभाल लेता है और क्योको को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। क्योको उसे बताती है कि हिरोशी खतरे में और कोई अजीब आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। नुएनो पहले से जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो तुरंत ही हिरोशी को बचाने निकलता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाए, टेमेमो हिरोशी को पकड़कर टेलीपोर्ट कर जाता है। जब नुएनो और क्योको उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तो नुएनो अपनी साइकिक ग्लोब से चारों ओर खोज करता और टेमेमो की डरावनी ऑरा का पता लगाने की कोशिश करता है। वो क्योको को बताता है कि उसके बाएं हाथ में एक डीमन शील्ड है, जिसे उसने स्कूल के दिनों में एक्सरसाइज किया था और यही वजह है कि वो ताकतवर है और वो आसानी से इस स्थिति से निपट सकता है। नुएनो क्योको से कहता है कि वो घर लौट जाए क्योंकि टेमेमो की ऑरा बेहद ही खतरनाक है और वो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। क्योको उसका विरोध करती है और कहती है कि वो भी हिरोशी को बचाना चाहती है, लेकिन नुएनो उसे समझाता है कि वो एक साथ दो लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगा। क्योको कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और फिर मजबूरी में पीछे हट जाती है। वहीं दूसरी ओर टेमेमो एक ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा होता है और वो खुशी से कहता है कि अब उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और फिर वो हिरोशी को सीधे क्लिफ से नीचे फेंकता है। हिरोशी जोर से चीखते हुए नीचे गिर रहा होता है और जब टेमेमो देखता है कि हिरोशी खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो वो खुद नीचे कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है
वो दोनों नीचे भीड़ में गिरते हैं। ये देखकर लोग चौंक जाते हैं। टेमेमो हिरोशी को उठाकर वहां से चला जाता है। वो सोचता है क्योंकि हिरोशी गिरते समय कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा था, शायद वो पूरी तरह से प्यूरिफाइड हो चुका है। जैसे ही वो हिरोशी को लेकर वहां से जा रहा होता है, नुएनो अचानक वहां पर पहुंचता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो अपने स्पिरिट बाइंड यानी कि पेपर मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन टेमेमो एक झटके में उस पेपर को जला देता है। फिर वो इल्यूजन जुत्सु का प्रयोग करता है, जिससे नुएनो को उसके कई रूप एक साथ दिखाई देने लगते हैं और वो ये नहीं समझ पाता कि असली टेमेमो कौन सा है। इसका फायदा उठाकर टेमेमो वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर के बाद भीड़ देखती है कि हिरोशी जमीन पर पड़ा और सब हैरान होते हैं कि क्या वो जिंदा है। नुएनो उसे पुकारता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो असली नहीं है। पहले जो जानवर उस पर हमला कर रहा था अब उसे एक पालतू जानवर जैसा दिखता है। ट्रैफिक लाइट का रंग अपने आप बदलता और अब उसे दिखाई देता है कि वहां पर कोई अंडरग्राउंड एरिया था ही नहीं। नुएनो को यकीन हो जाता है कि उस पर इल्यूजन का जादू का असर हुआ था और उसके आसपास की हर चीज उसके दिमाग से छेड़छाड़ कर रही थी। वो इस इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करता है और हिरोशी को ढूंढने के लिए अपनी साइकिक ग्लोब की मदद लेता है। दूसरी तरफ टेमेमो हिरोशी को पकड़कर एक और जगह ले जा रहा था। वो कहता है कि वो रात खत्म होने से पहले अपने परफेक्ट प्लान को पूरा करना चाहता है। हिरोशी बार बार नुएनो को पुकारता है, लेकिन टेमेमो उस पर जादू करता और उसे चुप करा देता है। नुएनो अब भी ग्लोब की मदद से हिरोशी को खोज रहा होता है, लेकिन इल्यूजन उसे भ्रमित कर रहे होते हैं और वो एक लोकेशन ट्रैक करता और मैप खोलता है, लेकिन तभी मैप काम करना ही बंद कर देता है। तभी अचानक कोई उसके हाथ से उसका फोन लेकर मैप को चेक करता है और वो कियोको होती है। वो गुस्से में उससे पूछता है कि जब उसे उसने घर जाने को कहा था तो वो अब भी वहां पर क्या कर रही है, लेकिन कियोको जवाब देती है कि वो भी उसकी मदद करना चाहती है, इसीलिए नुएनो को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कियोको उस मैप से उस जगह को खोजती है जहां नुएनो को जाना था और उसे वापस उसका फोन देते हुए पूछती है कि क्या उसे पता है कि हिरोशी कहाँ पर है। नुएनो कहता है कि वो पक्का तो नहीं जानता, लेकिन उसे अंदाजा है कि ये जगह 7 नॉर्थ स्टार्स में से एक हो सकती है। नुएनो समझ जाता है कि चीन में 7 नॉर्थ स्टार्स होते हैं, जो कि हैं टोनरो, कमान, रोकुआन, मैंगोकू, रेंजो और मुजुकू, और लास्ट है हैगुन। टेमेमो ने इन 7 स्टार्स पर अपनी ऑरा छोड़ी है, जिससे ये पता चलता है कि वो किसी बड़े रिचुअल की तैयारी कर रहा है। नुएनो को लगता है कि अगर वो रिचुअल को किसी खास क्रम में कर रहा है तो उसका अंतिम चरण आखिरी स्टार पर होगा, यानी कि हैगुन स्टार पर। क्योको बताती है कि हैगुन स्टार की लोकेशन एक एम्यूजमेंट पार्क में है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नुएनो तुरंत वहां जाने का फैसला करता और जैसे ही कियोको ने सोचा था, टेमेमो उस एम्यूजमेंट पार्क में ही मौजूद होता है। वो बहुत एक्साइटेड होता है कि अब वो अपने परफेक्ट प्लान को पूरा कर सकता है, लेकिन नुएनो को वहां पर आता देखकर वो बहुत ही चिढ़ जाता है और सोचता है कि अब नुएनो को यहीं पर खत्म करना होगा। नुएनो देखता है कि हिरोशी एक जाइंट ब्लेड पर लटका हुआ है। वो दौड़ता है और चिल्लाता है कि हिरोशी उसका इंतजार करे, लेकिन जैसे ही वो उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, ब्लेड अचानक से उसे काट देती है। नुएनो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये भी एक इल्यूजन है। हिरोशी का शरीर गायब हो चुका होता है और वहाँ खून का नामो निशान तक नहीं होता। इधर उधर देखने के दौरान टेमेमो पीछे से आकर नुएनो को चाकू घोंप देता है और नुएनो वहीं पर गिर जाता है। वो हिरोशी को छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन टेमेमो उसके सिर पर पैर रखकर उसे कुचलने की कोशिश करता है। हिरोशी उसका नाम पुकारता है और अब जब टेमेमो को लगता है कि इंट्रूडर मर चुका है तो वो हिरोशी को लेकर एम्यूजमेंट पार्क की ऊंचाई पर चला जाता है। वहां वो अपने असली इरादे सबके सामने लाता है। वो कहता है कि उसे ह्यूमैनिफिकेशन करनी है, यानी एक इंसान बनना है। इसके लिए उसे एक ह्यूमन स्कल की जरूरत है। टेमेमो बताता है कि उसने डॉक्टर बनने का नाटक सिर्फ इसीलिए किया ताकि वो एक परफेक्ट स्कल पा सके, लेकिन बहुत सारी लाशें देखने के बाद भी उसे कोई ऐसा स्कल नहीं मिला जो उसकी जरूरतों के अनुसार हो। एक दिन उसकी किस्मत जागी जब हिरोशी उससे टकरा गया और तभी उसे एहसास हुआ कि हिरोशी का स्कल वही है जिसे उसकी कब से तलाश थी। ह्यूमैनिफिकेशन प्रक्रिया के लिए उसे ऐसा स्कल चाहिए जिसमें कोई एंगर ना हो, क्योंकि अगर रिचुअल के दौरान स्कल में एंगर हुआ तो ना सिर्फ वो प्रक्रिया असफल होगी बल्कि वो खुद भी मारा जाएगा। और इसीलिए उसने हिरोशी में अपनी ऑरा डाली और देखा कि क्या हिरोशी का एंगर धीरे धीरे समाप्त होता है। और जब उसे यकीन हो गया कि हिरोशी प्यूरिफाइड हो चुका है, तब उसने रिचुअल की योजना बनाई। अब वो अपने डीमन बॉडी में बदल जाता और अपना स्कल निकालता है। वो उसे जमीन पर फेंकता है और 7 स्टार्स के नाम चिल्लाता है। तभी स्टार्स के निशान जमीन पर चमकने लगते हैं और आसमान में रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी तो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन ये एक बलिदान का संकेत थी। कियोको जो अम्यूजमेंट पार्क की ओर आ रही होती है, एक लाइट को देखती है और समझ जाती है कि कुछ तो बड़ा हो रहा है। टेमेमो अपने वेपन उठाकर हिरोशी का स्कल निकालने ही वाला होता है कि तभी पीछे से नुएनो उसका नाम चिल्लाता है। टेमेमो गुस्से में भर जाता है कि नुएनो अब भी जिंदा है। इससे पहले कि वो कुछ करे, हिरोशी नुएनो की तरफ दौड़ता है और एक बॉल उठाकर उसे फेंकता है। तभी एक ट्रक उनकी तरफ आता है और हिरोशी दौड़कर नुएनो को गले लगाता है।
टेमेमो का फेंका हुआ पत्थर नुएनो की पीठ में लगता है, लेकिन वो दिखाता है कि उसे कोई दर्द नहीं हुआ, जिससे टेमेमो और भी गुस्सा हो जाता है। ह्यूमैनिफिकेशन ही उसका एकमात्र रास्ता था इंसान बनने का, और अब ये अजनबी उसका ये प्लान फिर से बिगाड़ रहा है। वो 3 पत्थर को आसमान में फेंकता है, जो उसके वुल्फ फॉर्म इल्यूजन बन जाते हैं। सभी वुल्फ्स नुएनो की ओर दौड़ते हैं। नुएनो हिरोशी को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। वो अपने सील्ड डीमन पावर को बुलाता और उसका पूरा शरीर उस डीमन से कवर हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। नुएनो बार बार यही सोचता है कि असली टेमेमो कौन है, क्योंकि इल्यूजन उसे भ्रमित कर रहे होते हैं। टेमेमो उसे एक इमारत में फेंकती है और लगभग मार ही देती है। हिरोशी काफी डर जाता है और ट्रक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक का दरवाजा ही नहीं खुलता। तभी कियोको वहां पर पहुंचती है और एक मेटल रॉड से ट्रक की खिड़की को तोड़ देती है। दोनों ट्रक को चलाकर लड़ाई की ओर लाते हैं। टेमेमो अपने सभी इल्यूजन के साथ एक साथ हमला करता है। नुएनो अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करता और चिल्लाता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी किस्मत से ट्रक आकर सभी इल्यूजन को टक्कर मार देती है, जिससे सिर्फ असली टेमेमो ही बचता है। नुएनो ये मौका नहीं गवाता और उसके सीने पर जोरदार पंच मारता है, जिससे टेमेमो काफी कमजोर पड़ जाता और जाते जाते कहता है कि हम फिर मिलेंगे, और आसमान में कहीं गायब हो जाता है। तभी स्टार्स की लाइट्स गायब हो जाती है और कुछ बच्चे अपनी खिड़कियों से ये नज़ारा भी देखते हैं और शूटिंग स्टार समझकर वो विश मांगते हैं। स्टूडेंट ट्रक से बाहर निकलते हैं और अपने टीचर को गले लगा लेते हैं। नुएनो उन लोगों को उनकी मदद करने के लिए थैंक्स करता है। वो खुद भी हैरान होता है कि आज उसकी जान उन्हीं बच्चों ने बचाई जिन्हें वो पढ़ाता है। वो उससे पूछते हैं कि टेमेमो कौन था, तो नुएनो बताता है कि वो योकोस है, एक ऐसा प्राणी जो इंसानों के बीच में छुप कर रहते हैं। हिरोशी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो असली होते हैं, लेकिन कियोको मुस्कुराकर कहती है कि कम से कम नुएनो सेंसाई तो असली हैं। नुएनो कहता है कि योकोस असली होते हैं और हम उनसे भाग नहीं सकते, इसीलिए हमें उनके साथ जीना सीखना होगा। और एक लंबी थकाऊ रात के बाद वो वापस से सभी स्कूल लौटते हैं और यहाँ पर हिरोशी के मन में बस एक ही बात चलती है कि हमारे होमरूम टीचर सबसे बेस्ट हैं। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इसके आगे की कहानी आपको जाननी है या नहीं।